हेलो दोस्तों, मैं मोहित स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके क्रैक विद मोहित में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आज से हम लोग यूपी पुलिस प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों आज तो मैं सिर्फ 20 से 25 क्वेश्चन लेके आया हूं, लेकिन जल्द ही मैं 37 से 38 क्वेश्चन का वेटेज लेकर के आऊँ, क्योंकि दोस्तों 37 से 38 क्वेश्चन यूपी पुलिस में पूछे जाते हैं। तो 37 से 38 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट बेहतरीन प्रैक्टिस है, जिसमें यूपी जी के हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, साइंस, इकोनॉमी सब चीज़ों में क्वेश्चन बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन होंगे। वो क्वेश्चन होंगे जो दोस्तों प्रीवियस ईयर कभी पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों इसलिए आप लोग मेरे साथ बने रहें। अगर यूपी पुलिस की प्रैक्टिस बहुत बेहतरीन करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि यूपी पुलिस में एक सीट आपकी पक्की हो जाए, तो मेरे साथ बने रहें। लगभग 10 से 15 मिनट में दोस्तों, लगभग 10 मिनट में, 10 से 15 मिनट में आपको 20 से 25 क्वेश्चन अभी करवा दूंगा दोस्तों। इसके बाद मैं जब 37-38 को चलाऊंगा तो यही लगभग 15 से 20 मिनट में आपके 37-38 क्वेश्चन हो जाया करेंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस होगी। ये दोस्तों आपका प्रैक्टिस क्लास है। तो इसमें सिर्फ प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस हम लोग करेंगे, और अन्य ऑप्शनों की जिसकी ज़रूरत होगी तो उन ऑप्शनों के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है। देखिए दोस्तों, आप ये मत सोचिएगा कि क्वेश्चन सरल हैं, कठिन है। जो क्वेश्चन आए हुए हैं इस वीडियो में दोस्तों, वही क्वेश्चन है जो क्वेश्चन पहले कभी आ चुके हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है। इससे पहले दोस्तों मैं आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि अगर आपसे पूछा जाए राजकीय पशु की बात, राजकीय पशु की बात पूछा जाए, तो दोस्तों आप वहाँ पर क्या बताएंगे। वहाँ पर आप बारहसिंगे बताएंगे या चीतल हिरन के बारे में बात। बारहसिंगा बताएंगे, चीतल हिरण, उनमें से कोई एक ऑप्शन होगा। वो आप दोस्तों क्या कहें कि उसको आप ऑप्शन टिक करेंगे। अगर आपसे दोस्तों पक्षी की बात आती है, किसकी बात आती है, पक्षी की, तो पक्षी दोस्तों आपका हो जाएगा क्रौंच पक्षी या तो सारस, क्रौंच पक्षी या तो सारस हो जाएगा। अब दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स पर कमेंट करना है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है। उत्तर प्रदेश का जो है राजकीय वृक्ष कौन सा है। उत्तर प्रदेश का दोस्तों राजकीय वृक्ष कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, पलाश। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है, पलाश हो जाएगा दोस्तों। अब ऑप्शन नंबर ए लिखा हुआ है कमल। तो कमल दोस्तों आप लोग जानते हैं कि कमल भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। तो चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर पलाश हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है कि बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से जाते हैं। यहाँ दोस्तों आप पद्मा कर लीजिएगा। बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है, बताइए दोस्तों। गंगा, नर्मदा, गोदावरी या ताप्ती। दोस्तों जो भी आपको क्वेश्चन आए हैं, अगर मैं आपसे जो होमवर्क के लिए पूछता हूँ, तो दोस्तों उसको आंसर में कमेंट जरूर करना है, क्योंकि अगर एक बार आप कमेंट कर देंगे तो दोस्तों आपको आजीवन याद रहता है। वो फिर बहुत दिनों तक याद रहता है, भूलते नहीं हैं। जब आप कोई चीज़ लिख देते हैं ना, जब चीज़ आप याद करते हैं, याद करने के बाद अगर आप कोई चीज़ आप लिख देते हैं तो बहुत ही ज़्यादा समय तक वो याद रहती है। तो इसका बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा इसका आंसर, कि बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से जानते हैं। गंगा, नर्मदा, गोदावरी या ताप्ती। बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गंगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, गंगा हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है नर्मदा, गोदावरी, ताप्ती। जिन जिन चीज़ों की दोस्तों ज़रूरत होगी तो उन्हीं के बारे में बताएंगे। नर्मदा और ताप्ती, नर्मदा और ताप्ती की बात करें तो दोस्तों ये नर्मदा और ताप्ती डेल्टा बनाने वाली नदियाँ, ये दोस्तों अरब सागर में गिरती हैं। ये नदियाँ क्या दोस्तों, अरब सागर में गिरती हैं। और गोदावरी की बात करें तो गोदावरी को दोस्तों बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है। गोदावरी पश्चिमी वो दक्षिणी गंगा भी कहते हैं, इसको बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, धन विधेयक किस अनुच्छेद में है। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है आपका, कि धन विधेयक किस अनुच्छेद में है। बताइए दोस्तों, धन विधेयक किस अनुच्छेद में है। 112 में, 110 में, 108 में या 123 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 110 में। धन विधेयक 110 में। देखिए 112 की बात करते हैं तो 112 में लिखा हुआ है वार्षिक वित्तीय विवरण है। क्या दोस्तों, वार्षिक वित्तीय विवरण है, यानी कि बजट के स्थान पर उसमें क्या लिखा है, वार्षिक वित्तीय विवरण। बजट शब्द का कहीं भी उल्लेख नहीं है संविधान में। अगर 108 की बात करते हैं दोस्तों हम लोग, आर्टिकल 108 की बात करते हैं, तो इसमें दोस्तों संयुक्त अधिवेशन है, यानी आपकी जो लोकसभा और राज्यसभा को एक साथ ज्वाइंट मीटिंग के लिए संयुक्त अधिवेशन है। हाँ, इसके बाद दोस्तों 123 देखते हैं तो 123 में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश लगाया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश लगाया जाता है। तो ये धन विधेयक किस अनुच्छेद में, धन विधेयक होगा आर्टिकल 110 में। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अब देखो, उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है। बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है। 7, 6, 8 या 9। जल्दी बताइए दोस्तों, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 8। क्या हो जाएगा, 8। 8 राज्यों से लगती है। एक दोस्तों क्या लगती है, एक यूटी से लगती है, यूटी यानी दिल्ली से लगती है। और एक दोस्तों क्या हो जाएगा, एक लगती है आपकी देश से। देश कौन सा है दोस्तों, नेपाल।
देश है नेपाल। देखिए 8 राज्य हैं, 8 राज्यों को आपको याद करना पड़ेगा। 8 राज्यों को आपको दोस्तों याद करना पड़ेगा। तो 8 राज्य कौन कौन से, तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। ऊपर से अगर हम लोग चलते हैं तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान। राजस्थान के बाद दोस्तों आप चलते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश तो बिहार, झारखंड और झारखंड के बाद दोस्तों उड़ीसा। ये दोस्तों आपके लगते हैं। ये राज्य आपके किससे लगते हैं दोस्तों, ये राज्य आपके उससे लगते हैं, उत्तर प्रदेश की सीमा से लगते हैं। अब देखिए एक दोस्तों यूटी लगता है जो दिल्ली है, एक देश लगता है जो दोस्तों नेपाल है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है किराना घराना के संस्थापक कौन थे। किराना घराना के दोस्तों क्या है कि संस्थापक कौन थे, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाए। किराना घराना के संस्थापक कौन थे। सुजान खान हो जाएंगे दोस्तों, जयदेव हो जाएंगे, या भीमसेन जोशी हो जाएंगे, या दोस्तों आपके अब्दुल करीम खान हो जाएंगे। बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। किराना घराना के संस्थापक कौन हो जाएंगे। देखिए दोस्तों किराना घराना के संस्थापक की बात करते हैं तो अब्दुल करीम खान हो जाएंगे। कौन हो दोस्तों, अब्दुल करीम खान हो जाएंगे। किराना घराना के संस्थापक कौन हो जाएंगे, अब्दुल करीम खान। सुजान खान की बात करते हैं दोस्तों, ये आगरा घराना के संस्थापक हैं। सुजान खान की बात करते हैं तो आगरा घराना के संस्थापक है। और जयदेव की बात करते हैं तो जयदेव दोस्तों बनारस घराने से संबंधित है। बनारस घराना के संस्थापक हैं जयदेव। अब देखिए दोस्तों भीमसेन जोशी जो हैं, तो भीमसेन जोशी जो हैं दोस्तों ये किराना घराने से संबंध रखते हैं। किराना घराने से दोस्तों ये लोग संबंध रखते हैं। भीमसेन जोशी जो हैं बहुत ही फेमस हैं दोस्तों। ये मान लीजिए बहुत ही फेमस है भीमसेन जोशी, ख्याल गायन के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ये किराना घराना से पूछा जाता है आपसे कि बताइए भीमसेन जोशी जो ख्याल गायन के लिए प्रसिद्ध है वो किस घराने से संबंधित है। तो किससे हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा किराना घराना से। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन चलते हैं। किराना घराने के संस्थापक कौन हो जाएंगे, अब्दुल करीम खान। ये देखिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है शुंग वंश का संस्थापक कौन था। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, शुंग वंश का संस्थापक कौन था, यानी शुंग वंश के जो है शुंग वंश के संस्थापक कौन थे। बताइए दोस्तों बाबर, हरियर बुक्का, पुष्यमित्र शुंग, या बहलोल लोदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इसका दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, पुष्यमित्र शुंग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पुष्यमित्र शुंग। अब देखिए दोस्तों आपको बात करते हैं कि जो बाबर है, बाबर बाबर दोस्तों बाबर मुगल वंश का संस्थापक है। हरियर बुक्का विजयनगर साम्राज्य के स्थापक है। और दोस्तों आप लोग बताएंगे बहलोल लोदी किस साम्राज्य का संस्थापक है, किस वंश का संस्थापक है। अगर हरियर बुक्का की बात करते हैं दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की है, बाबर मुगल साम्राज्य का संस्थापक है। अब बहलोल लोदी किस वंश का संस्थापक है ये आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। और शुंग वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा, पुष्यमित्र शुंग हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रदेश के किस जिले का न्यूनतम क्षेत्रफल है, मतलब प्रदेश के किस जिले का क्षेत्रफल जो है न्यूनतम है, यानी कि सबसे कम क्षेत्रफल किस जिले का है। ये कह रहा है लखीमपुर का, हापुड़ का, ललितपुर का, या लखनऊ का। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लखीमपुर, हापुड़, ललितपुर, या लखनऊ। तो इसका दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, हापुड़। क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। प्रदेश का जो न्यूनतम क्षेत्रफल है ना दोस्तों वो हापुड़ का हो जाएगा। किसका हो जाएगा दोस्तों, हापुड़ का। अगर अधिकतम की बात करें तो अधिकतम दोस्तों आपका लखीमपुर खीरी का हो जाएगा। किसका हो जाएगा दोस्तों, अधिकतम की बात करें तो लखीमपुर खीरी का हो जाएगा। ललितपुर दोस्तों एक ऐसा जिला है जो मध्य प्रदेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है। ललितपुर एक ऐसा जिला है जो मध्य प्रदेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है। और ललितपुर में दोस्तों पूछा जाता है कि यूरेनियम कहाँ मिलता है, तो यूरेनियम ललितपुर पे ही मिलता है। और अगर दोस्तों हम बात करते हैं लखनऊ की, तो लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। लखनऊ दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजधानी यहाँ क्या है, यहाँ अगर बात करें तो यहाँ भारत कला भवन है दोस्तों। क्या है नहीं दोस्तों, भारत कला सॉरी दोस्तों, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय दोस्तों ये। अब देखिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं उत्तर प्रदेश के पहले गवर्नर कौन थे। बताइए दोस्तों उत्तर प्रदेश के पहले गवर्नर कौन थे। यानी ये दोस्तों आपकी बात हो रही है जब देश आज़ाद हो गया था, यानी कि देश आज़ाद हो गया था तब की बात हो रही है दोस्तों। बताइए इसका क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के पहले गवर्नर कौन थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश की पहली गवर्नर कौन थी, सरोजिनी नायडू जी थी। सरोजिनी नायडू जी 2 साल रही थी दोस्तों, 47 से 49 तक रही थी। अब देखिए गोविंद बल्लभ पंत की बात कर लेते हैं, तो गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के पहले सीएम थे। उत्तर प्रदेश के पहले सीएम थे। और राजा गोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। स्वतंत्र भारत के पहले वायसराय बोलने, गवर्नर बोलने, कुछ भी बोलने, तो वो थे दोस्तों स्वतंत्र भारत के पहले, अपने भारतीय हैं ये दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, नौचंदी मेला कहाँ लगता है। बताइए दोस्तों नौचंदी मेला कहाँ लगता है। नौचंदी मेला की बात कर लेते हैं। नौचंदी मेला दोस्तों कहाँ लगता है, इसको बताइए मथुरा, मेरठ, आगरा, या लखनऊ। मथुरा, मेरठ, आगरा, या लखनऊ दोस्तों इसकी बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर।
तो इसका दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेरठ। क्या हो जाएगा दोस्तों, मेरठ। नौचंदी मेला कहाँ लगता है, मेरठ में लगता है। अब दोस्तों आपसे एक क्वेश्चन है कि आप ये बताइए कि सुलह कुल मेला, सुलह कुल सुलह कुल मेला दोस्तों किस जगह पे लगता है, सुलह कुल मेला कहाँ लगता है। और नौचंदी मेला का दोस्तों क्या हो जाएगा, मेरठ हो जाएगा। और सुलह कुल मेला की आप बात करते हैं, बताइए कि सुलह कुल मेला कहाँ लगता है। देखिए दोस्तों लखनऊ की बात कर लेते हैं। तो लखनऊ में दोस्तों क्या है, लखनऊ में औषधि संस्थान है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान, केंद्रीय औषधि अनुसंधान लखनऊ में है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गोरखपुर किस नदी किनारे है। ये दोस्तों बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन वो हैं जो कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, जो कहीं ना कहीं पूछे गए। गोरखपुर किस नदी के किनारे है, बताइए दोस्तों गोरखपुर किस नदी का नाम थे, गोमती, गंगा, राप्ती या झेलम। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गोमती, गंगा और राप्ती। गोरखपुर किस नदी के किनारे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राप्ती नदी। क्या हो जाएगा दोस्तों, राप्ती नदी। अब देखिए दोस्तों गोमती नदी किनारे राज्य की राजधानी लखनऊ, राज्य की राजधानी लखनऊ और जौनपुर गोमती नदी किनारे। गंगा नदी की बात कर लेते हैं। तो गंगा नदी में दोस्तों कानपुर आ जाता है, आपका हरिद्वार आ जाता है, कानपुर और हरिद्वार आ जाते हैं। गोरखपुर किस नदी किनारे, राप्ती नदी, राप्ती नदी के किनारे। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सारनाथ संग्रहालय प्रदेश के किस जिले में। सारनाथ संग्रहालय जो है वो प्रदेश के किस जिले पे, बताइए दोस्तों सारनाथ संग्रहालय प्रदेश के किस जिले पे। लखनऊ में है, वाराणसी में, महोबा में या झांसी में। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, वाराणसी। क्या हो जाएगा, वाराणसी। सारनाथ संग्रहालय कहाँ पर है दोस्तों, वाराणसी में। लखनऊ में दोस्तों मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय, लखनऊ में क्या है, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय। झांसी की बात करते हैं तो रानी संग्रहालय दोस्तों, क्या है कि रानी संग्रहालय, रानी संग्रहालय झांसी में। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी। बताइए दोस्तों इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी। दोस्तों शिवरामन समिति पर, सरकारी आयोग पर, या अशोक समिति, अशोक मेहता समिति, या केलकर समिति। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा नाबार्ड की सिफारिश शिवरामन समिति में। यहाँ दोस्तों हम लोग बहुत थोड़ा जल्दी चलेंगे, क्योंकि ये हम लोग सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये अपने जो याद किया हुआ चीज़ें हैं ना उनका रिवीजन कर रहे हैं। तो ये रिवीजन के तौर पर हम लोग ये क्लास ले रहे हैं, इसलिए हम थोड़ा तेज चलेंगे दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर सिर्फ फैक्ट के बारे में बात होगी, क्योंकि प्रैक्टिस सेट है, तो इसलिए फैक्ट के बारे में हम लोग चर्चा करते हुए चलेंगे। नाबार्ड की स्थापना किससे हुई थी दोस्तों, शिवरामन समिति की बात हुई थी। सरकारी आयोग की बात करें तो राज्य राज्य और केंद्र के बीच संबंध की बात करता है सरकारी आयोग। अशोक मेहता की बात करते हैं तो ये पंचायती स्तर से संबंधित है, पंचायती स्तर से संबंधित है। केलकर समिति की बात करते हैं दोस्तों, ये कर सुधार से संबंधित था। केलकर समिति किससे संबंधित थी, कर सुधार से संबंधित थी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है कि उपाधियों का अंत किस आर्टिकल में है। बताइए दोस्तों उपाधियों का जो अंत है वो किस आर्टिकल में। पॉलिटी का है क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा पूछा गया है, यूपी के एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए दोस्तों ये आपको ये क्वेश्चन लेके आए हैं। बताइए उपाधियों का अंत किस आर्टिकल में है। आर्टिकल 21, 18, 17 या 44। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, 18। क्या हो जाएगा दोस्तों, 18। इसका राइट आंसर हो जाएगा 18। ये दोस्तों 18 हो जाए। 21 की बात कर लेते हैं। तो 21 में दोस्तों प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता आपसे ये पूछा जाता है। आपसे दोस्तों होमवर्क क्वेश्चन है कि 21 के ए में, आर्टिकल 21 के ए में क्या लिखा हुआ है। आर्टिकल 21 के ए में क्या है दोस्तों, आर्टिकल 21 में तो दोस्तों प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। और अगर दोस्तों हम लोग 17 की बात करते हैं तो इस 17 में छुआछूत का अंत है। 17 में क्या है दोस्तों, छुआछूत का अंत है। 44 की बात करते हैं तो 44 में दोस्तों, 44 की बात कर लेते हैं। तो 44 में दोस्तों क्या है कि जो सिविल सिविल होता है ना, सिविल संहिता, समान सिविल संहिता जो बात बोलते हैं दोस्तों उसको, तो वो दोस्तों है आर्टिकल 44 में। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आप इसका आंसर जरूर दीजिएगा कि आर्टिकल 21 में क्या है, आर्टिकल 21 में क्या है, इसका कमेंट बॉक्स और कमेंट जरूर करिएगा। अब देखिए लिखा हुआ है, पहला तैरता हुआ सौर संयंत्र किस बांध में बनाया गया है। पहला तैरता हुआ सौर संयंत्र किस बांध में बना है, भाखड़ा बांध में, रिहंद बांध में, सरदार सरोवर बांध में, टिहरी बांध में। ये दोस्तों कहाँ पर है तो मैं बता देता हूँ, ये यूपी में। कहाँ पर है दोस्तों, यूपी में। किस बांध पर है तो रिहंद बांध पे। किस में बनाया गया, रिहंद बांध में बनाया गया। रिहंद बांध रिहंद नदी सोनभद्र में, रिहंद बांध रिहंद नदी सोनभद्र में बनाया गया दोस्तों, यूपी के अंदर आता है। और दोस्तों इसी रिहंद बांध के पीछे ही क्या है दोस्तों, गोविंद बल्लभ पंत सागर है, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा लोकगीत उत्तर प्रदेश का लोकगीत है। निम्नलिखित में कौन सा उत्तर प्रदेश का लोकगीत है। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पंडवानी, कीर्तन, चैती या बिहू। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश का कौन सा लोकगीत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा चैती।
क्या हो जाएगा? चैती। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा चैती। और दोस्तों अगर आपको इसका पीडीएफ लेना है तो पीडीएफ के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है टेलीग्राम की, तो वहाँ पर आप जुड़ जाइएगा, तो वहाँ पर आपको सारी क्लासों की पीडीएफ मिल जाती है। तो कौन सा दोस्तों लोकगीत है जो उत्तर प्रदेश का? तो चैती है। पंडवानी बात करते हैं तो ये छत्तीसगढ़ से संबंधित है। कीर्तन की बात करते हैं तो ये पश्चिम बंगाल से। बिहू की बात करते हैं दोस्तों ये असम से। पंडवानी छत्तीसगढ़, कीर्तन पश्चिम बंगाल, बिहू असम और उत्तर प्रदेश का क्या हो जाएगा? चैती। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चैती। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों आया है, यूरेनियम प्रदेश के किस जिले में मिलता है? ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन, यूरेनियम प्रदेश के किस जिले में मिलता है? बताए दोस्तों इससे किस जिले में मिलता है यूरेनियम? तो यूरेनियम दोस्तों किस जिले में मिलता है? तो यूरेनियम बात कर लेते हैं, ललितपुर में मिलता है। कहाँ पर तो मिलता है दोस्तों? ललितपुर में। सोनभद्र में दोस्तों क्या मिलता है? सोनभद्र में चूना पत्थर काफ़ी मात्रा में मिलता है। सोनभद्र चूना पत्थर सोनभद्र में काफ़ी ज़्यादा में मिलता है दोस्तों, चूना जिसको बोलते हैं, चूना काफ़ी ज़्यादा और सोनभद्र में मिलता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गिरिजा देवी का संबंध किस घराने से? बताइए दोस्तों गिरिजा देवी का संबंध किस घराने से? ये सारे घराने थे, बनारस घराना, लखनऊ घराना, आगरा घराना, ग्वालियर घराना। अभी आपसे दोस्तों पूछा है तो बताइए, अच्छा आगरा घराने का संस्थापक कौन थे? अभी मैं पिछले क्वेश्चन बता के आया हूँ कि आगरा घराने के संस्थापक कौन है, तो आप बताइएगा कि आगरा घराने के संस्थापक कौन है। तब तक मैं दोस्तों बता देता हूँ, गिरिजा देवी जो हैं, गिरिजा देवी दोस्तों ये बनारस घराने से। कैसे दोस्तों? बनारस घराने से। और ये ठुमरी की बहुत प्रसिद्ध गायिका है, ठुमरी गायन है, बहुत प्रसिद्ध गायिका है गिरिजा देवी बनारस घराने से संबंध रखती हैं। आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स पर कमेंट करना है कि आगरा घराना के संस्थापक कौन है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताइए दोस्तों योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1948 में, 2015 में? योजना आयोग की स्थापना दोस्तों 1948 में, 2015 में, 1950 में या 1962 में? बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों अगर योजना आयोग की बात करते हैं तो ये 1950 में स्थापना हुई थी। कभी थी दोस्तों? 1950 में। इसी को दोस्तों 2015 में नीति आयोग बना दिया गया। इसी को दोस्तों क्या कर दिया गया? नीति आयोग 2015 में नया नाम दे दिया गया नीति आयोग का। ठीक है दोस्तों, तो योजना आयोग की स्थापना कभी थी? 1950 में थी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए केप ऑफ गुड होप कहाँ पर है? केप ऑफ गुड होप कहाँ पर है? अमेरिका में है, रूस में है, दक्षिण अफ्रीका में या यूरोप में? केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप की बात करता है कि अमेरिका, रूस, दक्षिण अफ्रीका या यूरोप में? तो आपको पता होगा केप ऑफ गुड होप दोस्तों जब खोज हुई थी, भारत की समुद्री मार्ग की खोज हुई थी भारत से, तो दोस्तों केप ऑफ गुड होप का काफ़ी नाम प्रचलित रहता है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में है केप ऑफ गुड होप। जब दोस्तों दक्षिण अफ्रीका का जब मैप देखेंगे तो आपको यहाँ पर मिलता है, यहाँ पर मिलता है केप ऑफ गुड होप। यहाँ पर दोस्तों है, आसान द्वीप इसको बोलते हैं हिंदी में, अगर कभी आ जाए आसान द्वीप तो अभी उसी केप ऑफ गुड होप की भी बात कर रहा है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक है? बताइए दोस्तों कौन सा विटामिन है जो रक्त का थक्का बनाने में सहायक है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, विटामिन से रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायता देता है? जैसे आपको कहीं लग जाता है तो कौन सा विटामिन है जो रक्त का थक्का बनाने में सहायक करता है? विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन के या विटामिन सी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? विटामिन के हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन के। विटामिन डी की बात कर लेते हैं तो विटामिन डी दोस्तों क्या है? विटामिन डी की कमी से सूखा रोग हो जाता है, विटामिन डी की कमी से सूखा रोग हो जाता है। विटामिन ए की बात कर लेते हैं तो विटामिन ए दोस्तों मोतियाबिंद या रतौंधी हो जाता है कमी से। विटामिन सी की बात करते हैं तो इससे होता है दोस्तों स्कर्वी रोग। क्या होता है? स्कर्वी रोग। स्कर्वी रोग दोस्तों जो दांतों से, मसूड़ों से खून आना, पस आना, उसकी बात हो रही है। विटामिन सी कमी से दोस्तों होता है। तो रक्त का थक्का बनाने में सहायक कौन है? विटामिन के हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ईपीएफ का फुल फॉर्म क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? ईपीएफ का फुल फॉर्म क्या है? एनर्जी फ्रॉम फंड या एम्पटी प्रोविडेंट फंड या इकोनॉमी प्रोविडेंट फंड या एंड प्रोविडेंट फंड? बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा एम्पटी प्रोविडेंट फंड। एम्पटी प्रोविडेंट फंड हो जाता है। ईपीएफ का फुल फॉर्म होता है एम्पटी प्रोविडेंट फंड। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? दोस्तों थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? वीडियो पसंद आ रहा हो, हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भगत सिंह, राजेंद्र प्रसाद, वी डी सावरकर या एनी बेसेंट ने? तो किसने की थी दोस्तों थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना? एनी बेसेंट ने की थी। वी डी सावरकर की बात कर ले तो इन्होंने अभिनव भारत मेला की स्थापना की थी। और राजेंद्र प्रसाद दोस्तों, राजेंद्र प्रसाद की बात कर लेते हैं तो ये दोस्तों अपने भारत के क्या थे? पहले राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद जी। भगत सिंह जी को दोस्तों केसर हिंद कहा जाता है, शहीद आजम कहा जाता है। सॉरी दोस्तों, भगत सिंह को क्या कहा जाता है? शहीद आजम, शहीद आजम बोला जाता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी किस नदी किनारे है। ये दोस्तों आपका होमवर्क है। उत्तर प्रदेश की राजधानी किस नदी के किनारे। राजधानी क्या है दोस्तों, लखनऊ है। राजधानी क्या है, लखनऊ है। राजधानी लखनऊ, लखनऊ कब बनाई गई थी दोस्तों, 1937 में। कब बनी थी राजधानी लखनऊ, 1937 में बनी थी। इसका राइट आंसर आप लोग बताइए कि जो लखनऊ है किस नदी के किनारे है। दोस्तों मैंने आपको बताया भी है, गंगा में, यमुना में, गोमती में, नर्मदा में। इसका राइट आंसर आप लोग जरूर देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम डेली दोस्तों आपको एक ऐसा प्रैक्टिस सेट देंगे और जल्दी दोस्तों हम लोग हिंदी का भी प्रैक्टिस सेट लाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।